अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूं फॉर द क्लास 12th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा आपको पता है कि हम अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का आखिरी जोन स्टार्ट किया है। तो उसमें हमने सिंपल सर्किट्स को उठाया है। तो सिंपल सर्किट्स में हमने बहुत सारे सर्किट एलिमेंट्स को पहले पढ़ना है, उसके बाद सर्किट्स को एनालाइज करना है। तो हमने कुछ सर्किट एलिमेंट्स पढ़ी, कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी इसकी कि सेल किसे कहते हैं, बैटरी किसे कहते हैं, ये चीजें हमने पढ़ी है। उसके बाद हमने ईएमएफ भी पढ़ा कि ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, ये कौन सी पोटेंशियल डिफरेंस होती है। इसकी मैंने क्वालिटेटिव डेफिनेशन भी दे दी और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी दे दी, इसको कैसे निकालते हैं और अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये आती कहां से है। एक्चुअली इट इज द वर्क डन बाय द सेल। आपको पता है कि चार्ज को, यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल तक लाने के लिए एक सेल को कितनी वर्क करनी पड़ेगी, उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। दैट गिव्स द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द ईएमएफ और इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं या स्मॉल से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब और कुछ टर्मिनोलॉजी है इसकी, तो वो भी पढ़ लेंगे। तो यहां पर एक और टर्म आती है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मुझे लगता है कि ये हमारा तीसरा एलिमेंट होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो अब बात ये हो रही है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कहां से आता है, ये क्या है, तो इसकी बात करेंगे आज। तो आपको पता है कि एक्चुअली जो बैटरी होती है, ये जो सेल होता है, ये सेल अगर मैं यहां पर बना दूं, थोड़ी बहुत इसका पिक्चर इसको दे रहा हूं आपको। तो ये मैंने एक सेल बना दी। सपोज दीज आर द टू इलेक्ट्रोड्स व्हिच आर डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं। चलो आपको पता है कि एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव, या एक को हम कैथोड और एनोड बोलते हैं केमिस्ट्री में, जो आपको पता है, ठीक है। तो अगर इसकी केमिस्ट्री देख ले हम, इस बैटरी की या इस सेल की अगर केमिस्ट्री देख ले, तो आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रोड्स दो होते हैं, तो एक्चुअली यहां से करंट तब तक नहीं चलेगी, यहां से चार्ज लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल तक नहीं जाएगा जब तक यहां अंदर रिएक्शन ना हो जाए। और रिएक्शन आपको पता है कि यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो यहां पर आप फिर इसलिए एक साल्ट सॉल्यूशन को रखते हैं या एसिड को रखते हैं, यू नो वेरी वेल, उसको डाइल्यूट करते हैं बाद में, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसी में फ्री आयन्स होते हैं, वो एक टर्मिनल से लेके दूसरे टर्मिनल तक जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं। और अगर यही अब एक्वस मीडियम ले, यहां पर सोल्यूशन ले, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं चलते, वहां पर इन द फॉर्म ऑफ आयन चलते हैं, आयन्स। समझ में आया? तो इसका मतलब ये कि जो एक सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट बनाता है वो है आयन्स। मतलब कि इसकी आयनाइजेशन करनी पड़ती है, पहले इस सॉल्यूशन की आयनाइजेशन करनी पड़ती है, आयन्स को अवेलेबल करना पड़ता है, तब जाके वो लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल तक पहुंच जाएंगे बाय द एड ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। सही बात। अब मसला ये है कि ये जो आयन्स यहां पर होते हैं, जो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाते हैं, इनको जाते जाते जब ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाते हैं, तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, आपको पता है कि इसको मीडियम के थ्रू जाना पड़ता है। तो ये जो आयन्स यहां जा रहे हैं, इनको थोड़ी बहुत ये क्या होता है कि रुकावट आ ही जाती है बाय द इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी बहुत इनको रुकावट ऑफर करता है, क्योंकि इनको इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू चलना होता है। दैट वो जो थोड़ी बहुत रुकावट होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इसका मतलब यह है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, ये सेल के अंदर होती है। ये इलेक्ट्रोलाइट इन आयन्स को थोड़ी बहुत रुकावट जो देता है, उसी का नाम देते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है। अब मसला ये है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये कब इंक्रीज होगी, ये कब डिक्रीज होगी, इसके क्या फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं, वो चीज एक्चुअली देखने हमने। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इट इज लॉजिकल, हाँ कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस आ ही जाएगी।
क्योंकि करंट जब आती है, यानी कि जब चार्ज कैरियर चलते हैं, तो उनको थोड़ी बहुत मीडियम के थ्रू रुकावट तो आ ही जाएगी, एंड दैट इज क्लियरली नोन एज रेजिस्टेंस, एंड व्हेन इट इज इनसाइड द सेल देन दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर आर। आर से इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर। और अगर कैपिटल आर होता है, वो आपको पता है कि सर्किट में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, मगर इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब मसला यह है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये तो समझ में आया ये कहां से आती है। ये क्या आती है? इट इज एक्चुअली द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, जो किसने ऑफर करी? ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसी को इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब मसला यह है कि हाँ, सीधी सी बात है कि अंदर भी करंट होती है, क्योंकि अंदर आयन चल रहे हैं, ठीक है, सोल्यूशन में आयन चल रहे हैं। सर इसका मतलब यह है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस ये किस पे डिपेंड करेगी? सीधी सी बात है, जैसा आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है, जो मैंने इससे पहले भी पढ़ाया आपको, ठीक है, उसकी लिंक मैं यहां पर देता हूं। तो जो रेजिस्टेंस होती है, आपको पता है कि जितना लंबा कंडक्टर होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि उतना मीडियम के थ्रू उसको जाना पड़ता है, तो उतनी ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा आ ही जाएगी उसको। तो इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहां पर क्या करेंगे? यहां पर अगर उसी चीज को यहां पर सिमुलेट करेंगे, तो जितने दूर ये कंडक्टर होंगे, जितने दूर ये इलेक्ट्रोड्स होंगे, जिसको हमने एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप कराया है, तो जितने ये दूर होंगे एक दूसरे से दूर, तो इसका मतलब है कि उतनी ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा आ जाएगी, तो उतनी इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा आ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है किस पे? ये डिपेंड करती है, पहला फैक्टर मैंने बोला, डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, अगर वो ज्यादा दूर होंगे एक सेल के, तो ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस का ज्यादा वैल्यू होगा, बिकॉज इट इज कॉमन सेंस। अगर आप यहां पर यूज भी करेंगे तो वो सिंपली बात ये कि जितना ज्यादा मीडियम होगा उतने ज्यादा आयन्स को चलना पड़ेगा, उतनी पाथ लेंथ ज्यादा आ जाएगी। तो अगर इस पाथ लेंथ में यूनिट रेजिस्टेंस आती है, तो 2 पाथ लेंथ में 2 यूनिट आ जाएगी, 3 पाथ यूनिट में तो 3 यूनिट्स आ जाएगी रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी, जितनी ज्यादा सेपरेशन होगी इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो उतनी ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पे, तो चलो मैं उसको एल से डिनोट करता हूं, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ये डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वो होगा उतनी ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस, ज्यादा इसके अंदर जाना नहीं पड़ेगा। यही वैल्यूज याद रखने हैं क्या क्या हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हम डिप कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ये इमर्स करते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट में। मतलब कि जब आप यहां पर ये जो इलेक्ट्रोड्स है, आपको पता है कि इनका एरिया होता है, आर यू गेटिंग मी? तो ये कितने आपने डिप कराए, तो जितना ज्यादा आप डिप कराओगे किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में, तो ज्यादा एरिया इस इलेक्ट्रोड का कहां पे आ जाएगा? इस इलेक्ट्रोलाइट में। तो ज्यादा रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, तो ज्यादा आयन्स फ्री हो जाएंगे, तो करंट बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा आयन्स, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स विच आर इमर्स्ड इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में जितना एरिया इनका डिप हो जाएगा, किनका? इन इलेक्ट्रोड्स का। मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं यहां पर, ये तो इस सेल की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मैं यहां पर। तो जितना ज्यादा एरिया कहां पे डिप हो जाएगा? इन द इलेक्ट्रोलाइट। अगर यहां तक इलेक्ट्रोलाइट है, आप मुझे बताओ, यहां पर भी रिएक्शन होती जाएगी, यहां पर भी रिएक्शन होती जाएगी, तो ज्यादा आयन्स मिल जाएंगे आपको। तो जब ज्यादा आयन्स मिल जाएंगे तो ज्यादा करंट चलेगी, तो ज्यादा करंट का मतलब कि रेजिस्टेंस कम आ रही है। तो सीधी सी बात है, जैसा कि आपने उधर भी पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो यहां पर एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। ये चीज याद रखना। कोई बोलता है कि ये एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नहीं, ये एरिया ऑफ द इमर्स्ड इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। मतलब कि कितना इमर्स
हुआ है, कितना एरिया इमर्स हुआ। अब देखिए अगर कम एरिया इमर्स हुआ है, चलो यही मैं इलेक्ट्रोड बनाता हूं यहां पर, तो अब इलेक्ट्रोलाइट यहीं तक है, तो इतना ही एरिया डिप हुआ है, तो इतनी की ही रिएक्शन हो जाएगी, तो इतने ही आयन्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो वो तो कम है एज कंपेयर टू द अर्लियर केस। तो जब ये आयन्स कम अवेलेबल है तो करंट कम है, तो इसका दूसरे एंगल का मतलब यह है कि रेजिस्टेंस ज्यादा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो इसका मतलब यह कि ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड, जिनको हम कहां पर इमर्स करेंगे, इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड्स का एरिया डिप हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, उतनी ज्यादा रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, उतने आयन्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी, तो करंट बढ़ जाएगी। तो सेल के अंदर करंट बढ़ गई, तो इसका मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस कम है। तो ये भी एक फैक्टर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। ये दो वैल्यूज आ गई। अब तीसरा ये है कि ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। किस पे? कंसंट्रेशन पे भी थोड़ा इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि तीसरा जो है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है कि ये जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, तो वो भी मैं बता दूं। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो आप मसला है कि कैसे डिपेंड करता है वो देख लेंगे। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मेरे पास ये एक सेल है और इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रोलाइट में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डिप कराया है, ठीक है। तो अब ये सेल बनी, अब यहां पर रिएक्शन हो रही है, तो आपको आयन्स लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल तक जा रहे हैं, मतलब कि अंदर करंट चल रही है, मगर थोड़ी बहुत उनको रुकावट भी मिलती है रास्ते में, तो दैट रुकावट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब मसला ये कि ये डिपेंड किस पे करेगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये रुकावट किस पे डिपेंड करेगा। ये एक और चीज पे डिपेंड करता है, वो ये है कि कंसंट्रेशन कितने हैं इस एसिड की या इस सॉल्यूशन की या इस इलेक्ट्रोलाइट की या साल्ट सॉल्यूशन की, क्या कंसंट्रेशन है इधर। तो आपको पता है कि ये जो कंसंट्रेशन है, क्या करेंगे यहां पर, अगर मैं जो इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं या यहां पर जो एसिड है, चलो मैं यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड ही लेता हूं, तो सल्फ्यूरिक एसिड ही लेता हूं, तो कोई भी एसिड आप ले सकते हैं। तो आपको पता है कि इन सेल्स में एसिड ही होता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर इस हाईली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर क्या करते हैं, हम पहले आयनाइजेशन कराते हैं, आयन्स को फ्री कराते हैं। तो उसके लिए इस सल्फ्यूरिक एसिड को या इस एसिड को क्या करना पड़ेगा, जो हाईली कंसंट्रेटेड है, इसको क्या करना पड़ेगा, तो आपने इसको पानी यानी कि वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। तो डाइल्यूशन से आपको पता है कि व्हाट हैपेंस, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। तो जब मैंने वाटर ऐड किया, इसको डाइल्यूट कराया, इस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को, जो हाईली कंसंट्रेटेड था, जो हाईली कंसंट्रेटेड एसिड था, इसको मैंने जब डाइल्यूट कराया वाटर से, तो आयन्स अवेलेबल हो जाएंगे, थोड़ी बहुत आयनाइजेशन हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि आयन्स अब निकल रहे हैं, आपको आयनाइजेशन यहां पर हो रही है इस एसिड की, तो आयन्स फ्री हो रहे। तो जब आपको इस एसिड में अब आयन्स फ्री हो रहे, तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट, एक सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट तभी बनता है जब वहां पर फ्री आयन्स हो गए, तब जाके वही चलेंगे फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो इसका मतलब है कि ये आयन्स अब यहां से जाके इधर जाएंगे टू रेडॉक्स रिएक्शन, उधर मैंने नहीं जाना। तो इसका मतलब है कि ये तभी जाएंगे जब आयन्स बनेंगे। तो आयन्स कब बनेंगे, जब आपने कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूशन करनी है, मतलब कि कंसंट्रेशन डिक्रीज करनी है। जब आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, तो आयन्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो जब आयन्स अवेलेबल हो जाएंगे तो करंट बढ़ जाएगी। तो जब करंट बढ़ जाएगी तो इसका यह मतलब है कि इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई। तो इसका मतलब यह है कि मोटे मोटे तौर पर इसका मतलब है कि जितनी आप डाइल्यूशन अब करेंगे, क्या होगा, आयन्स ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगे। तो जब आप ज्यादा डाइल्यूशन करेंगे, व्हाट हैपन टू द कंसंट्रेशन, इट गेट्स डिक्रीज्ड। तो जितनी डाइल्यूशन आप करेंगे, कंसंट्रेशन गेट्स डिक्रीज्ड। तो व्हाट हैपेंस, आयन्स गेट्स रिलीज्ड। जब आयन्स गेट्स रिलीज्ड, करंट बिकम्स द मोर, व्हेन करंट बिकम्स द मोर, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो इसका मतलब यही है। तो इसका मतलब यह है कि अब मैं यहां पर लिखता हूं कि कंसंट्रेशन जो है, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी
उतने आयनस फ्री होंगे कि कम होंगे। तो उसका मतलब यह कि आयनस अवेलेबल नहीं है। जब आयनस अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं। तो दैट इज व्हाई हम ये बोलते हैं कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, या इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जितना तगड़ा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा आपका, जितना ज्यादा वो कंसंट्रेटेड होगा, उतनी रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी सेल की। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब कि वहां पर आयनस अवेलेबल बहुत कम है, बहुत कम अवेलेबल है। अब क्या करेंगे, अब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो जब डाइल्यूशन कर रहे हैं तो आयनस अवेलेबल हो रहे हैं। जब आयनस अवेलेबल हो रहे हैं तो करंट जा रही है, तो जब करंट जा रही है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो रही है। तो वही मेरे कहने का मतलब है कि इंटरनल रेजिस्टेंस अब किस पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन पे। ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस का करंट कम होगी, तो जब आयनस कम होंगे, करंट कम होगी, तो ये इस बात की भी गवाही देता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, मगर क्या होता है कि यहां पर एक चीज आता है, वो भी मैं आपको बता दूं कि जब आप ज्यादा डाइल्यूशन कर रहे हैं तो डाइल्यूशन एक लिमिट तक हो जाएगी, तो आयनस अवेलेबल होते जाएंगे, आयनाइजेशन होती जाएगी। एक पॉइंट पे जब आप पानी को ऐड करते जाएंगे, अब आयनस अवेलेबल नहीं हो रही है, अब पानी ही बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि एक इसका एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू आ ही जाएगा, जहां पर ये रुक जाएगा। उसके बाद आपको आयनस अवेलेबल नहीं हो जाएंगे, उसके बाद वाटर बढ़ जाएगा। तो वाटर का मतलब यह है कि अब यहां पर करंट फिर से डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि पहले क्या होगा कि विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, सही बात। उसके बाद जब आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते जा रहे हैं, डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा अब आयोनाइजेशन नहीं हो जाएगी, आयनस अवेलेबल नहीं हो जाएंगी। अब इससे आगे आपको करंट नहीं बढ़ेगी सेल के अंदर, तो क्या होगा, क्या आप वहां पर डाइल्यूशन और करते जा रहे हैं। जब आप उससे आगे डाइल्यूशन करोगे और फिर बहुत कम कंसंट्रेटेड रखोगे इसको, तो उस टाइम इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आयनस अवेलेबल नहीं हो रहे, बट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो हमने पहले ही वैल्यू तक ही जाना है कि पहले क्या होता है। तो पहली स्थिति मैंने लिखी यहां पर कि इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी कंसंट्रेशन के मुताबिक, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा। हाँ, डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, आयनाइजेशन होती है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। मगर ज्यादा डाइल्यूशन करोगे उसके बाद आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी अब चकमा देगी, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आयनस अवेलेबल नहीं हो रहे। तो ये था ऑल अबाउट व्हाट। यहां ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, वो चीजें आप खुद देख लीजिए कि क्या होता है इसमें। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये जो कंसंट्रेशन, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये किन चीजों पे डिपेंड करती है और ये आते कहां से है। अब आपने देखा कि क्या होता है, एक्चुअली सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, तो इसकी केमिस्ट्री मैंने बता दी आपको। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू भी निकालना होता है कि ये किसके बराबर होती है सेल के अंदर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस एक्चुअली वही मसला है, हमने वही पढ़ना है, ये किसके बराबर होती है। तो ये चीज तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अब यहां पर मैं एक और टर्मिनोलॉजी लेता हूं, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक होता है ईएमएफ, जो हमने इससे पहले पढ़ा। अगर उसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन देख ले तो ईएमएफ का मतलब ये कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन। जब करंट नहीं जा रही है वहां से, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड के अक्रॉस होगी सेल के अक्रॉस, तो उसको ईएमएफ बोलते हैं। मगर आज मैंने एक और टर्म बोलनी है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो भी सर्किट अब आ जाएगा, इसमें दो पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी। एक होगा, आपको पता है अब, एक होगा ईएमएफ और दूसरी होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। तो चौथा पैरामीटर बनता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल, इसका मतलब कि टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, मगर कब, ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलो मैं यहां पर एक काम करता हूं कि अब आपको पता है कि क्या होता है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक सेल है, मगर आपको पता है कि सेल की भी अपनी रेजिस्टेंस होती है, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अब उसका सर्किट डायग्राम क्या होता है। अगर ये सेल है तो हम थोड़ी दूरी के बाद ऐसे करते हैं, तो ये जो है, दिस इज नॉट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, एक्चुअली ये सेल के अंदर है, तो इसको सर्किट डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं। इफ इट इज द सेल,
इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब आपको पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट ऑफर कर रहा है, तो वो इसके बगल में देते हैं। आरे घड़ी में ये चीज याद रखना कि आज के बाद हम सेल को ऐसे नहीं बनाएंगे। आपने कि सर ने सेल ले ली, नहीं, मैं ऐसे लिखूंगा। अब सेल है और इसके साथ एक और चीज आज के बाद हमने पढ़ा है कि सेल के साथ हमेशा उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, तो वो भी आपने आज के बाद लेनी पड़ेगी। तो इसलिए इसके बगल में उसकी भी ये यहां पर सिंबल देते हैं। तो दिस मीन्स, ये जो मैंने यहां से यहां तक बनाया, ये मैंने इस रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड किया। दिस थिंग इज नोन एज विच इज एनक्लोज्ड इन दिस डैशड सर्कल और डैशड जो भी मैंने बॉक्स बनाया यहां पर। तो इसके अंदर ये जो सेल है और ये रेजिस्टर है, तो दिस इज कॉल्ड एक्टिवली दिस सेल, क्योंकि अब आपके पास दो टर्मिनल भी है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, तो दिस इज स्मॉल आर एंड इसका अपना ईएमएफ होगा, तो वो आपको पता है कि सेल का अपना ईएमएफ होता है। तो अब मैं क्या करता हूं कि इस सेल को मैंने कनेक्ट किया एक सर्किट में। ठीक है, तो ये है सर्किट और इस सर्किट की कुछ रेजिस्टेंस है। आया समझ? ठीक है, तो चलो मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर मैं की लगाता हूं। ये समझ में आया, ये आर क्या है? इट इज नॉट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इट इज एक्चुअली द इंटरनल रेजिस्टेंस, मगर सर्किट डायग्राम में हम इसको ऐसे ही दिखाते हैं। तो ये जो मैंने यहां पर डैश बनाया है, जो इसके अंदर है उसको एक्चुअली सेल बोलते हैं। दैट इज एक्चुअली दिस सेल, क्योंकि सेल इंक्लूड, सेल के अंदर क्या क्या होता है, एक तो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और तो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, दैट इज वाई इस पूरे को आज के बाद आप याद रखेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड विद द सेल। ठीक है, अब मैंने यहां पर सर्किट को ओपन किया कि क्लोज, ओपन। अब यहां से करंट जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। अब अगर आप इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस यहां पर, चलो मैं यहां पर, आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए वोल्टमीटर की जरूरत पड़ती है, तो ये मैंने वोल्टमीटर इधर कनेक्ट कर दिया। इन दो, ये तो है टर्मिनल एक और ये तो है इसका दूसरा टर्मिनल, मगर अभी करंट नहीं जा रही है। बताइए जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू यहां पर देगा वो क्या वैल्यू होगा? वो होगा ईएमएफ, क्योंकि आपने पढ़ा कि ईएमएफ तभी निकलता है, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सेल और द बैटरी व्हेन द करंट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम इट, जब इससे करंट नहीं निकाली जाती है, यानी कि सर्किट इज ओपन। समझ में आया? अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं इसको क्लोज करता हूं। क्या किया मैंने? क्लोज। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहां से भी करंट जाएगी, यू नो वेरी वेल। अब करंट जा रही है, अब जो ये वैल्यू दिखाई देगा, अब जो ये जो वोल्ट मीटर यहां पर मैंने कनेक्ट कर दिया, अब करंट जा रही है सर्किट में। इससे पहले आपने देखा कि ईएमएफ किसे कहते हैं? ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ दिस सेल when the current is not actually drawn from the cell, जब करंट नहीं निकलती है वहां से, जब सर्किट ओपन होता है। अब मैंने सर्किट को क्लोज कर दिया, अब सर्किट में करंट आ जाएगी, तो करंट में आ गई इस सर्किट में, तो कहां से आई? इस सेल से। तो अब अगर आप इस सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, उसको V से डिनोट करते हैं। ये चीज याद रखिए, व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? टर्मिनल potential difference is the potential difference between the across the terminals of the cell when the current is drawn from the cell, and EMF of the cell is the potential difference across the ends of the cell when the current is not drawn from the cell, जब करंट नहीं निकालते हैं हम सर्किट से, इस सेल से, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड्स के अक्रॉस होगी, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ। जब करंट निकलती है वहां से, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the cell or the battery, मगर कब? when the current is drawn from it। अब मुझे एक बात बताओ, ईएमएफ ज्यादा होगा सेल का कि पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? समझ में आया? तो ईएमएफ में क्या होता है? करंट नहीं निकलती है। रिगार्डिंग मी, अब क्या होता है कि तो उस टाइम तो बस इसका इन दो एंड इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, करंट नहीं देखते हैं कि कितनी निकली, क्योंकि वो तो उस टाइम नहीं निकलती, उसको ईएमएफ बोलते हैं, उस पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलते हैं। अगर अब यहां से करंट निकली, अब आपको पता है कि यहां पर कुल ड्रॉप हो जाएगा,
हो जाएगा ना कि रेजिस्टर का काम ही है ये पोटेंशियल को ड्रॉप करना, एनर्जी को यूज करना, यूटिलाइज करना। क्योंकि आपको पता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है, चाहे वो ईएमएफ हो चाहे वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो, एक्चुअली ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। और वर्क का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब कि ये एनर्जी को यहां पर लेगा, तो यहां पर जो एनर्जी होगी वो इस पॉइंट से कम ज्यादा होगी अगर करंट यहां से जा रही है। तो इसका मतलब कि ये भी पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो कितनी पोटेंशियल ड्रॉप करेगा? दैट विल बी गिवन बाय द V इज इक्वल टू IR। करंट कितनी गुजरी यहां से और रेजिस्टेंस कितनी है, तो इतनी रेजिस्टेंस, इतनी पोटेंशियल ड्रॉप हो गई इस रेजिस्टर के अक्रॉस। अब देखिए आप यहां पर, अब मुझे एक बात बताओ, जब करंट नहीं निकलती है तो जो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसको ईएमएफ बोलते हैं। जब करंट निकलेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या है? पोटेंशियल को खाना, पोटेंशियल को ड्रॉप करना, एनर्जी को यूज करना। समझ में आया? क्योंकि मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे सर्किट के बारे में बोला था कि क्या होता है। एक्चुअली जो बैटरी होती है इट इज एक्चुअली दी एनर्जी फैक्ट्री। तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, तो उसका जोला ये बढ़ती है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो इधर दे दिया। चलो इस रेजिस्टर को मैं एक दुकानदार बोलूंगा या बेकरी शॉप बोलूंगा, तो ये इसको एनर्जी देगा तो फिर से यहां आ जाएगा। तो बैटरी इसको फिर से क्या करेगी, या सेल इसको क्या करेगी, इसका जोला फिर से भर देगी, एनर्जी देगी, तो वो जाके फिर से इसको देगा। तो इसका मतलब कि रेजिस्टर का एक ही काम है कि पोटेंशियल को ड्रॉप करना, एनर्जी को लेना। किससे एनर्जी ले रही है? इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन को किसने एनर्जी दे दी? केमिकल रिएक्शन ने। कहां पर दे दी? सेल में दे दी। समझ में आया? तो ये चीज होता है एक्चुअली सर्किट में। अब देखिए कि अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अभी मैंने आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ाया और ईएमएफ भी पढ़ा आपने। अब मुझे बताओ ईएमएफ ज्यादा होगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? बताइए कि इक्वल होंगे। तो इसमें इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में करंट निकलती है, मतलब कि करंट चलती है, इसमें करंट नहीं चलती है। तो इसमें करंट बिल्कुल नहीं ड्रा की जाती है। तो अब मुझे बताओ कि करंट जब चलेगी तो चार्ज चलेगा, जब चार्ज चलेगा तो क्या करेगा? वो किसी को एनर्जी देगा, कुछ ड्रॉप हो जाएगा। तो उतना तो ड्रॉप हो गया, तो मतलब कि कुछ एनर्जी तो कम हो गई, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें करंट होती है, और इस ईएमएफ में करंट को इंक्लूड नहीं करते, यहां पर करंट को ड्रा नहीं करते हैं, विड्रॉ नहीं करते एक सेल के थ्रू। तो इसका मतलब ये कि जब करंट को ड्रा करेंगे, जब मैंने सेल लेके आया, बैटरी लेके आया, तो उसके एंड्स के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगी, उसको क्या बोलते हैं? ईएमएफ। अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, जब मैंने इसको सर्किट में कनेक्ट कर दिया, अब यहां से करंट जाएगी, यहां से आएगी, तो यहां से जब जाएगी, अब करंट जा रही है ना, तो इसका मतलब कि यहां पर अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट इस करंट को क्या करता है? अपोज कर रहा है, थोड़ी बहुत रुकावट यहाँ पर करता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का काम क्या है? एनर्जी को ड्रॉप करना। इसका मतलब यह है कि अगर मैं अब इन दो एंड इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखूं, जब करंट निकलती है वो ईएमएफ से एक्चुअली कम होगी, ऑलवेज कम होगी, क्योंकि कुछ एनर्जी, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि करंट तब तक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नहीं चलेगी जब तक वो पहले यहां से यहां तक ना पहुंच गई हो। तो इसका मतलब कि पहले को वर्क करनी पड़ती है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि जब हम इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, मगर कब? जब यहां से करंट जा रही है, जब सर्किट क्लोज हो गया है, तो उस टाइम उस पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो अब जब करंट जा रही है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ एनर्जी ड्रॉप करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो इसका मतलब कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इट मस्ट बी ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ। ईएमएफ सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम करंट भी नहीं निकलती, और जब करंट निकलेगी तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू, क्योंकि अब इंटरनल रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपने इसके बारे में भी पढ़ा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल के अंदर है वो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस देगा, और उससे क्या होगा कि उससे एनर्जी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो अब जो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगी वो ईएमएफ से कम निकलेगी, क्योंकि कुछ ड्रॉप किसके थ्रू हुआ था? इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू। चलो, आपको पता है कि पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस।
अगर आपके पास कोई रेजिस्टर है उसको करंट के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो जितना ये वैल्यू निकलेगा, इसको IR ड्रॉप भी बोलते हैं, IR ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप। तो इतनी पोटेंशियल डिक्रीज हो गई है उसके एंड के अक्रॉस। समझ में आया? तो अगर यहां से करंट I आ रही है, समझना मेरी बात, तो इसकी रेजिस्टेंस R है। जब ये करंट यहां से आ रही है, जो पोटेंशियल यहां पे होगी, चलो V1 लिखते हैं, वो यहां पे नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो ड्रॉप हुआ है, तो कितना वो होगा ना V1 माइनस V2, तो वो कितना होगा, वो होगा करंट कितनी चली और इसने कितनी रेजिस्टेंस दे दी, IR। तो इसका बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। समझ गया? रेजिस्टेंस का काम है पोटेंशियल को ड्रॉप करना, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो रेजिस्टेंस ही है, तो ये भी क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। किसको? पोटेंशियल को ड्रॉप करेगा। तो दैट इज वाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है वो हमेशा ईएमएफ से कम होता है, क्योंकि यहां पर करंट चलती है, और जब करंट चलती है तो उसको थोड़ी बहुत रुकावट तो कौन देगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो कितना होगा अब वो भी देख लेंगे। पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होता है, IR। चलो ये सेल जब मैंने इस सर्किट में कनेक्ट कर दी, इस सेल से करंट I आई, कितनी आई, I। अब मुझे बताओ, अब अगर करंट I आई तो मुझे बता अंदर कितना रेजिस्टर बैठा है, स्मॉल r, तो स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो करंट कितनी जा रही है, I। तो व्हाट इज IR? इट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, मगर किसके थ्रू, अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। सो V स्मॉल r लिखता हूं मैं सबस्क्रिप्ट, ताकि आपको यह पता चले कि I इंटू स्मॉल r मीन्स पोटेंशियल विच गेट्स ड्रॉप्ड थ्रू द इंटरनल रेजिस्टेंस व्हेन द सर्किट गेट्स कंप्लीटेड। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस जो EMF है ये किसके बराबर होगा, ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके बराबर होगा। जब मैंने बैटरी लाई तो उसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने देखी उसको क्या बोलते हैं, EMF। तो अभी करंट नहीं जा रही है, तो ये EMF के बराबर होगी, मगर इसके थ्रू करंट भी जाती है तो माइनस होगा, कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो किसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो कितना हो जाएगा, IR। तो IR, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF। तो EMF को वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो किसके थ्रू ड्रॉप हुई, जो इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू ड्रॉप हुई, मगर कब ड्रॉप हुई, जब करंट वहां से निकली। तो जो अब नेट वैल्यू इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मिलेगा उसको ही बोलते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमने पढ़ा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। तो V किसके बराबर होता है, EMF माइनस IR। मगर यहां पर कभी भी नेवर एवर यहां पर कैपिटल R होगा, कैपिटल R मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहां पर वो नहीं होता है, यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये जो V है ये होगा I इंटू कैपिटल R, क्योंकि इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस भी है, क्योंकि दिस पॉइंट इज दैट पॉइंट, दिस पॉइंट इज दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज दैट पॉइंट। तो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस होगी, मगर कब, जब करंट जा रही है। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगी ना अब IR के बराबर भी। तो आप इस V के बदले, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बदले I इंटू कैपिटल R लिख सकते हैं, क्योंकि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल। आर गेटिंग मी? बहुत अच्छा। तो ये रिलेशन को मुंह ज़बानी याद रखिएगा। तो V जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये किसके बराबर होता है, EMF माइनस IR। कोई बोलता है यहां पर कुछ नहीं करता, वो बोलता है इसको इधर लेके आओ, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू IR विल गिव यू द EMF। तो इससे साफ साफ दिखाई यही देता है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होती है ये हमेशा ज्यादा होती है किससे, EMF से, ये कम होती है किससे, EMF से। तो EMF हमेशा ज्यादा होता है। अब यहां पर कुछ रिलेशन निकालते हैं, वो भी जल्दी फटाफट निकालते हैं। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होती है, तो R का वैल्यू क्या होता है। तो यहां पर निकालेंगे हम रिलेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या रिलेशन निकलेगी, यानी कि स्मॉल r किसके बराबर होगा। पहले हम करेंगे कि ये जो V होता है, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसके बराबर होगी, करंट इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि जितनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वही होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आर गेटिंग मी? बहुत अच्छा। तो V इज इक्वल टू IR। तो यहां से अगर आप देखेंगे I किसके बराबर निकलेगा, I निकलेगा V बाय R। करिएगा इसको पैक, ये तो हमें पता है। बट आल्सो ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके बराबर होता है, आपको पता है कि ये होता है EMF माइनस IR, मगर स्मॉल r।
समझ में आया? ये चीज समझ में आया? V इज इक्वल टू IR एंड V इज इक्वल टू E माइनस IR। दिस इज वन एंड द सेम थिंग। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया, मैं इधर दिखाता हूं। ये मैंने एक रेजिस्टर ले लिया, इसकी रेजिस्टेंस R है, तो ये मैंने यहां पर सेल ले ली। मैं ऐसे सिखाऊंगा आपको। अब बताइए, अब सर्किट कंप्लीट हुआ। अब इसका EMF तो E है, ठीक है, मगर अब E नहीं रहेगा क्योंकि अब करंट जा रही है, सर्किट क्लोज हो गया। तो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल। ये पॉइंट तो ये पॉइंट है क्योंकि दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट। ये पॉइंट जो है वो तो ये है बिकॉज दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस थिंग्स, अक्रॉस दिस रेजिस्टर। दैट इज व्हाई अगर करंट I है तो I इंटू R जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहां पर वही होगा आपका पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? बिकॉज दीज पॉइंट्स आर द सेम, are you getting me? At the same potential because these are directly short circuited. ये डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये जो पॉइंट है वो ये है, ये जो पॉइंट है वो ये है। इन दो पॉइंट्स को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं जो इनके अक्रॉस होगी, तो इसके अक्रॉस भी वही होगी। तो वो किसके बराबर आ जाएगा? I इंटू R। are you getting me? बहुत अच्छा। चलो, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस IR के बराबर होती है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF माइनस I स्मॉल r होती है। तो यहां पर हम इस R को निकालते हैं, तो IR किसके बराबर निकलेगा? E माइनस V। Are you getting me? तो यहां से R को हमने निकाला, तो R किसके बराबर निकलेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस EMF बाय करंट माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, क्योंकि I यहां मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो R जो वैल्यू आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस वो किसके बराबर आ जाएगा? E। EMF तो E ही है डिवाइड बाय I का वैल्यू हमने निकाला है V बाय R, तो V बटे R, तो तीसरा डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस यहां पर V तो लिखा डिवाइडेड बाय I के बदले क्या लिखेंगे? V बाय R, तो V बाय R। आर गेटिंग मी? V एंड V गॉन, ठीक है। तो R इज इक्वल टू स्मॉल r यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं E बाय V माइनस 1। आप बोलेंगे सर यहां R और यहां R कहां है? उसको मैं बाहर लिखूंगा। तो इस रिलेशन को मुंह जबानी याद रखिएगा। जब भी आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी होगी तो EMF डिवाइडेड बाय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये देगा आपको क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है? तो कि ये है रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर निकली? E बाय V EMF डिवाइड बाय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस 1 इंटू R। ये चीज याद रखिएगा। तो दिस वाज द रिलेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। एक और रिलेशन निकालती है, उसको बोलते हैं सर्किट इक्वेशन, कि सर्किट में करंट किसके बराबर होती है। क्योंकि जब सर्किट में करंट चलेगी तो उस I का वैल्यू क्या होता है? तो I का वैल्यू निकालने के लिए जो रिलेशन निकलती है उसको बोलते हैं सर्किट इक्वेशन। तो एक और चीज है उसको भी निकालते हैं हम जल्दी जल्दी। सर्किट इक्वेशन किसे कहते हैं? तो ये तीन चीजें मुंह जबान याद रखना। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF माइनस I स्मॉल r, ठीक है। अब आपको पता है कि माइनस क्यों है? क्योंकि करंट जा रही है तो इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कितना होगा? I इंटू स्मॉल r, तो वो माइनस हो जाएगा, वो आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देगा। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाला हमने, किसके बराबर निकलता है? R स्मॉल r इट इज इक्वल टू EMF डिवाइड बाय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो अब सर्किट इक्वेशन निकालेंगे। अब आपको पता है कि ये जो V है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? EMF माइनस IR, ठीक है। अब यहां से EMF को निकालते हैं, तो EMF किसके बराबर निकलेगा? V प्लस IR, ठीक है। मगर ये जो V है आपने पढ़ा अभी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये किसके बराबर होता है? I इंटू कैपिटल R। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा? दैट इज आल्सो द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। IR V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं, प्लस IR। दिस इज द करंट थ्रू द इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इनका प्रोडक्ट ले लो, दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R। इट इज द पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू रेजिस्टर थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब हमने किसको निकालना है? I को निकालना है। तो I यहां से निकलेगा EMF, I जो निकलेगा वो निकलेगा R प्लस R, क्योंकि इसको कॉमन करके। तो I यहां से किसके बराबर निकला? I निकला EMF डिवाइड बाय R प्लस R। खत्म किए। तो दिस इज दिस सर्किट इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड अबाउट
सर्किट इक्वेशन। ये आपको एक सर्किट में करंट देगा कि करंट कितनी होती है। तो रियलिटी में करंट कितनी होती है एक सर्किट में, वो होता है कि उस सेल का ईएमएफ क्या है, डिवाइड बाय कर दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में होंगे। दैट इज यहां पर उनका अलजेब्रिक सम आ गया। तो ये नेट रेजिस्टेंस है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस विल गिव द करंट एज फार एज द ओम्स लॉ इज अगेन कंसर्न्ड, क्योंकि V इज इक्वल टू IR आरगड़ी में। तो ये कुछ नहीं है, यही है रिलेशन। तो किसके बराबर होती है सर्किट इक्वेशन, I करंट जो एक सर्किट में होगी, मोजवानी रिलेशन को याद रखिएगा, I इज इक्वल टू EMF, सेल का ईएमएफ कितना था, वो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो मैक्सिमम होती है एक सर्किट में, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम करंट नहीं निकलती है। डिवाइड बाय करेंगे R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस विल गिव द करंट इन द सर्किट। तो इन तीन रिलेशंस को मोजवानी याद रखिएगा। तो कल से क्या करेंगे, कल मेरा एक और लेक्चर बनेगा जो बनेगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, क्योंकि उसको भी अब खत्म करेंगे। तो इक्वेशन ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को कंबाइन कैसे करते हैं, जैसे रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्सड कॉम्बिनेशन, वैसे ही सेल्स को भी कंबाइन करेंगे जो बैटरी देगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। तो वो अगला लेक्चर होगा हमारा। उसके बाद सर्किट को एनालाइज करेंगे, क्योंकि आप सर्किट जो सिंपल सर्किट में जो भी टर्मिनोलॉजी थी वो हमने सारी निकाल दी, और क्या क्या रिलेशन यूज होगी वो भी हमने निकाल के रख दी। तो उसके बाद सर्किट को एनालाइज करेंगे, उसके लिए किरचॉफ्स लॉज यूज होंगे, तो खत्म बात। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।